हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस। एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की गतियां। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहा कीजिए। यहाँ हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों की, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। फर्स्ट है घूर्णन या जिसे रोटेशन कहते हैं, और सेकंड है परिक्रमण जिसे रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं घूर्णन की। घूर्णन यानी परिभ्रमण और रोटेशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट, परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात है कि पृथ्वी का जो कक्ष है वो कैसा है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष है पृथ्वी का। इसे हम यहाँ साइड में जो डायग्राम है उसमें समझते हैं कि जब ये अपना सूर्य है, यह पृथ्वी है, अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो यह पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। वहीं जब ये अपने अक्ष पर ही घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, तो वह इसका घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का परिभ्रमण उसकी दैनिक गति कहलाता है और उस पृथ्वी का परिक्रमण इसकी वार्षिक गति कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कक्षीय समतल या ऑर्बिट प्लेन। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अतः वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें आपको समझना होगा कि यह पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष है और यह इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। तो जब पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो वो ही समतल कक्ष कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं प्रदीप्त वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप वृत्त कहलाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि यह जो वृत्त है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष है और ये जो हमारी पृथ्वी है उसका प्रदीप्त वृत्त है। मतलब सूर्य की किरणें चमक रही हैं और यह पृथ्वी के आधे भाग को तो प्रकाशित करती हैं और आधे भाग पर अंधेरा रहता है। क्लियर? इस आधे भाग पर अंधेरा रहता है। तो ये वाली जो इनके मध्य की लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, जैसे ये इसको विभाजित कर रहा है दिन और रात को। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। क्लियर? घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं और यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में उसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे बनाते हैं जो फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। जिस वर्ष यह अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है। इसमें 366 दिन होते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे हमारी पृथ्वी कितने दिन में अपना घूर्णन गति तो कर देती है 24 घंटे में, लेकिन उसकी जो परिक्रमण गति होती है जिसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं वह 365 सही 1/4 दिन में पूरी होती है। लेकिन हम 1/4 दिन या फिर 6 घंटे को हर साल ऐड नहीं करते हैं और हर 4 साल में 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बना लेते हैं और फिर उस चौथे वर्ष में हम इस 24 घंटे को जोड़ देते हैं और जिस वर्ष में ये जोड़ा जाता है उसमें पूरे के पूरे 366 दिन हो जाते हैं और यह क्या कहलाता है, जो नया वर्ष बनता है वह लीप ईयर कहलाता है। और यह याद रखने वाली बात यह है कि 2020 भी एक लीप ईयर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी की स्थिति। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है।
दिन रात ऋतुओं में परिवर्तन क्रमशः पृथ्वी की घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति के कारण होता है। अब यहाँ पे जो ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये क्या है? ये अपनी ग्रीष्म की स्थिति है, ये अपनी शीत ऋतु की स्थिति है, और ये अपना सूर्य है। ये बसंत की स्थिति है और ये शरद है। जैसे जैसे सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, उसी स्थिति में उसकी दैनिक गति के कारण, यानी जो 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसके कारण तो दिन रात बनते हैं, तथा जब वह सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक साल में, तो उससे क्या बनते हैं? ऋतुएं बनती हैं। यानी पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति दोनों का ही दिन रात और ऋतुओं के परिवर्तन में या उनके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उत्तरी अयनांत या नॉर्दर्न सोलिस्टिक की। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। इसको पहले हम एक बार समझ लेते हैं, फिर इसकी रीडिंग लगा लेंगे अच्छे से। ये हमारी एग्जैक्टली 21 जून की सिचुएशन है, जब सूर्य पृथ्वी पर चमक रहा होता है। कर्क रेखा पर स्थिति होती है 21 जून को सूर्य की। ये प्रदीप्त वृत्त है जो पृथ्वी के आधे भाग, मतलब उजाले और अंधेरे वाले भाग को बांटता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ रही हैं, तो उत्तरी गोलार्ध पर दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन नहीं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश नहीं आ पाता उत्तरी गोलार्ध के तुलनात्मक। इस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। क्लियर? अब हम इसको देखते हैं कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यह सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिणी अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की ओर से पृथ्वी के झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसको अभी हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारा क्या है? सन है, जिसकी किरणें सीधी चमक रही हैं और पृथ्वी के पर प्रदीप्त वृत्त का निर्माण कर रही हैं। इस वाले भाग पर प्रकाशित हो रहा है। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी चमक रही होती हैं, तब उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दक्षिणी ध्रुव पर इस समय ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी ध्रुव पर इस समय शीत ऋतु होती है। अतः दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन एवं छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। यानी सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने प्रकाशित रहता है अच्छी तरीके से। जो उत्तरी ध्रुव होता है प्रकाशित रहता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इसके विपरीत जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो दक्षिणी ध्रुव जो होता है उस पर 6 महीने के दिन हो जाता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रातें हो जाती हैं। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है? शीत ऋतु होती है। इस अवस्था को क्या कह देते हैं? दक्षिणी अयनांत कहते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विषुव। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। यही स्थिति विषुव कहलाती है। क्लियर? अब यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ रही हैं, और सीधी कब पड़ती हैं? बिल्कुल 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चमकती हैं। इस समय दोनों ही ध्रुव जो होते हैं वो प्रकाशित होते हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। यानी दिन रात पृथ्वी पर जब बराबर होते हैं तो वह स्थिति विषुव की कहलाती है।
अब यहाँ हम देखते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है, जबकि उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्लियर? आप सभी का ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।